चलिए बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो ना? तो चलिए आप लोग फटाफट लाइव आइए और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम आपको आगे की तरफ बताने वाले हैं। गांधीयन एरा पर ये क्लास होगी बच्चे। तो आई थिंक दैट कि पिछली क्लास में आप सभी लोगों ने अच्छा किया और बहुत सारी चीजों को आपने पढ़ा और आपने देखा भी। तो चलिए बताइए, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो ना? ओके। ओके बच्चे, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास में गांधीयन एरा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और आज की क्लास में गांधी जी, महात्मा गांधी किस तरह से भारत में अपना वापस इंडिया में आए और महात्मा गांधी किस तरह इंडिया में आकर के भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, तो इसी से रिलेटेड आज आपको कराने वाले हैं। तो चलिए हम आपको आज की क्लास में शुरू करते हैं। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए और फिर बताइए। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं बच्चों। तो चलिए अब आप बताइए, आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना? स्क्रीन शेयर हो गया है? तो चलिए फिर आज की क्लास ओके। आज किस विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज का विचार आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों। ehna सिंह, ओके। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा साथी है, जो बुरे से बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये आज का विचार है। तो चलिए बच्चों, आज किस विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में आपको गांधीयन एरा से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। हमारा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। ये हमारा क्रेडो है, अर्थात आपकी सफलता तक हमारी सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेंगी। बच्चों, एप्लीकेशन पर अपना रिव्यू देना अवश्य, उसको दीजिएगा रिव्यू, कतई भूलिएगा नहीं। 5 स्टार से कम अपना रिव्यू मत देना। तो चलिए इस विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यानी कौन सी घोषणा के द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अनाउंस्ड that it intended to gradually form a responsible government in India by। वेदांत का आंसर आ गया है। ओके। ऑप्शंस में आप देखें बच्चे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, भारत सरकार कानून 1858 का, क्रिप्स मिशन 1942 का, अगस्त 1917 घोषणा। तो ehna सिंह, समीर कुमार, वेदांत सभी ने आंसर दिए हैं। बच्चों आपका आंसर ठीक नहीं है, आंसर डी पार्ट सही है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना अगस्त 1917 की घोषणा में, अगस्त 1917 के डिक्लेरेशन में लाया गया था। आप जानते हैं अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू, कौन बच्चे? मॉन्टेग्यू, यह भारत सचिव था। क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू भारत सचिव था।
चेम्सफोर्ड वाइसरॉय था। मॉन्टेग्यू ने 1917 में यह घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाएगी। और मॉन्टेग्यू की इस घोषणा के द्वारा बच्चों आप जानते हैं 1919 में ये कानून आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये आया था बच्चों। या इसको एक नाम और दिया गया है ना, या इसको कहा गया है 1919 में भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम भी कहा गया है। या इसको इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस तरह से बच्चे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की घोषणा अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने किया था और फिर ये कानून बन के आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? भारतीयों को पहली बार वाइसरॉय की काउंसिल में प्रतिनिधित्व दिया गया था। इंडियंस का डिमांड था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना टैक्स के, बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना कर के, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। इसलिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार इंडियंस को वाइसरॉय की काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिला था। पहली बार 2 इंडियन वाइसरॉय की काउंसिल में प्रतिनिधित्व दिया गया था, एसपी सिन्हा और शंकर नायर, जिन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। एक बार क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद किन 2 भारतीय सदस्यों ने वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था? तो एसपी सिन्हा बच्चों और शंकर नायर, ये दोनों वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? जलियांवाले बाग हत्याकांड का प्रोटेस्ट किया था। अब देखिए आपको बताएं एक बात और यहां ध्यान दें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1919 में ये कानून भी बना था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था यह 1919 में बना था। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया, काला कानून कहा गया, क्योंकि इसमें कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। अर्थात रॉलेट एक्ट जिस जगह लागू कर दिया जाएगा, ना तो लोग ग्रुप में चल पाएंगे और ना ही कोई मीटिंग बुला पाएंगे। यदि कोई ग्रुप में चलता है, कोई मीटिंग बुलाता है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में कैद कर दिया जाएगा और फिर उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा। 2 साल तक नो अपील, नो वकील, नो दलील। एक तरफ तो इंडियन को वाइसरॉय के काउंसिल में प्रतिनिधित्व दिया, दूसरी तरफ इंडियन पर डंडे मारा। इसको कहते हैं बच्चे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, है ना। कैरेट, कैरेट माने होता है गाजर, लेकिन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, स्टिक माने डंडा होता है। हिंदी में कहते हैं गुड़ खिलाया और डंडे मारा। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद दोनों इस्तीफा दे दिए थे। जलियांवाला हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने, बिल्कुल बच्चे है ना, आर.एन. टैगोर ने नाइटहुड का खिताब छोड़ दिया, गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दिया था। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर रॉलेट एक्ट के द्वारा इंडिया में मिलिट्री शासन लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। अगर कोई आक्रामक गतिविधि एडॉप्ट करेगा, उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। नो अपील, नो वकील, नो दलील। एक तरफ तो इंडियन को वाइसरॉय की काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दिया, दूसरी तरफ उनको डंडे मारा। इसी को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एक तरफ गुड़ खिलाया, यानी इसके द्वारा गुड़ खिलाया, इंडियन को प्रतिनिधित्व दिया, इसके द्वारा इंडियन पर डंडे मारा। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यही बच्चे। तो इस तरह अगस्त 1917 डिक्लेरेशन के द्वारा, बाकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1858 के सरकार 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था।
भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन स्थापित हो गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का सपोर्ट लेने के लिए गांधी ने कहा कि हमें दिवालिया होती बैंक का पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो। क्रिप्स मिशन बाइकआउट किया गया गांधी के द्वारा और इसके अगेंस्ट में गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। तो बच्चे डी पार्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सेकेंड क्वेश्चन देखें, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आप सभी जानते हैं। वेयर इज द फेमस प्लेस कॉल्ड चौरी चौरा? ए गोरखपुर में है, बी लखनऊ में है, सी इलाहाबाद में है, डी आगरा में है। ओके, एहना सिंह का आंसर ठीक है। बिल्कुल बच्चे, बहुत सही, चौरी चौरा। तो बच्चों ए पार्ट करेक्ट, चौरी चौरा गोरखपुर में है। यहां पर आप जानते हैं 5 फरवरी इस डेट को 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा की घटना हुई थी जिसमें एक भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को चौरी चौरा पुलिस थाने में बंद कर आग लगा दिया था। ये सारे पुलिसमैन इंडियन थे, सब के सब मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यह आंदोलन गांधी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। तो गांधी ने एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा यह प्रसिद्ध घटना है बच्चे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन था। नेक्स्ट में देखें, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? Who said at the stroke of the midnight when the world sleeps India will wake up to its life and freedom? स्वतंत्रता वाली मध्य रात्रि के समय के लिए कहा था। ए महात्मा गांधी ने कहा था, बी सी राजगोपालाचारी ने कहा था, सी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डी राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो बच्चे सी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको कि जब भारत उठेगा सुबह तो उसको लाइफ और फ्रीडम मिल जाएगी। अर्थात भारत ने मध्य रात्रि को स्वतंत्रता लिया था ना, 14 अगस्त का मिडनाइट था 1947 में। इसी रात्रि में मध्य रात्रि को, मिडनाइट को इंडिया ने फ्रीडम लिया था। अब आप जानते हैं मध्य रात्रि की 12 बजे के बाद जैसे ही 1 सेकंड होता है डेट बदल जाती है ना, यानी 15 अगस्त हो जाता है। तो इंडिया ने मध्य रात्रि को स्वतंत्रता लिया था। नवी सिंह, चलिए सेकेंड क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आप देखें सेकेंड क्वेश्चन में था ये, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह गोरखपुर में है। यहाँ 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी। इस चौरी चौरा घटना में 22 पुलिस कर्मियों को एक भीड़ पकड़कर बंद कर थाने में आग लगा दिया। 22 के 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। तो इस तरह से गांधी इस घटना से बड़े दुखी हुए और अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों ले लिया? क्योंकि गांधी की इस आंदोलन के समय में बड़ी हिंसा हो गई और गांधी हिंसा के खिलाफ थे, इसलिए गांधी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा यह एक घटना है जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। तो बच्चों यह बेहद इंपॉर्टेंट घटना थी। गांधी के आंदोलन के समय हिंसा हुआ था, इसलिए गांधी दुखी हुए और गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था और फिर गांधी को 6 साल जेल की सजा हुई थी। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। नवी सिंह, चौथा क्वेश्चन देखें बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज?
किसकी उक्ति है? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। हु सेज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? तो चलिए आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आंसर बच्चे इसका सी पार्ट होगा। यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी के बारे में, चूंकि गांधी जवाहरलाल नेहरू को बहुत मानते थे। बिल्कुल भी एहना सिंह बच्चे, बिल्कुल गांधी जवाहरलाल नेहरू को बहुत मानते थे। इसलिए आप देखिए, अगर एम ए जिन्ना को गांधी कोई एक आध पोस्ट देने को तैयार हो गए होते तो शायद पाकिस्तान अलग देश न बनता, लेकिन एम ए जिन्ना को एक भी पोस्ट देने को तैयार नहीं थे। जिन्ना चाहता था कि या तो उसको प्रेसिडेंट बना दो या फिर प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पांचवें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? Who was the viceroy of India when Cripps mission came to India? A लॉर्ड वेलिंगटन था, बी लॉर्ड एमहर्स्ट था, सी लॉर्ड लिनलिथगो था, डी में भी लॉर्ड लिनलिथगो दे दिया है, सी और डी सेम ऑप्शन दे दिया है बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, आप तीन में से चॉइस ढूंढिए, इन तीनों में से देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? अब आपको बताएं बच्चे, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? यह क्रिप्स मिशन कब आया था? अभी पीछे आपने देखा था 1942 में आया था। तो इस समय वाइसरॉय इंडिया में सी पार्ट लॉर्ड लिनलिथगो था। आप जानते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक था। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 में था। लॉर्ड लिनलिथगो बच्चे 1936 से 1944 तक था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। लिनलिथगो वाइसरॉय था। ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय वाइसरॉय कौन था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भी यही था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय वाइसरॉय यही था बच्चे। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय वाइसरॉय कौन था बच्चे? तो आपको क्या लगाना है? लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और इसके बाद जब ये चला गया तो दूसरा इसके बाद आ गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। बिल्कुल बच्चे, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। बिल्कुल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 था। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? हाउ मेनी टाइम्स डिड गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। समीर कुमार का आंसर आ गया है और समीर कुमार का आंसर सही है। एहना सिंह का आंसर गलत है बच्चे। गांधी जी जीवन में एक ही बार कांग्रेस अध्यक्ष पद लिया था। तो वंश लगाइएगा। और कब बने थे बच्चे? तो 1924 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कहां पर? तो बेलगांव सेशन में बने थे। बेलगांव सेशन में बच्चे, यह कर्नाटका में है। तो गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है ना? इसके अलावा इसके बाद इसके पहले कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में एक बार गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, उसके पहले उसके बाद में कभी नहीं बने। तो चलिए बच्चे 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? ए खुदीराम बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी,
डी भगत सिंह ने। तो समीर का आंसर आ गया है, समीर का आंसर सही भी है, बिल्कुल समीर, यू आर राइट। तो बच्चे डी पार्ट भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दरअसल ये कब दिया था इन्होंने? 1929 में। 1929 में दिल्ली के केंद्रीय सभागार में भगत सिंह, बीके दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बम फेंका। उस समय सेंट्रल हॉल में सुरक्षा विधेयक पर बात चल रही थी, बहस हो रही थी। इन्होंने खाली बेंचेस पर बम फेंका और फिर इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया। ये वहीं खड़े रहे, वहां से भागे नहीं। इनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, दोनों वहीं खड़े रहे, दोनों हटे नहीं। इनको अरेस्ट कर लिया गया, दोनों लोगों को, क्योंकि लोग भागना नहीं चाहते थे। इसलिए क्योंकि आम जनता में इनके बारे में ऐसी बातें बन रही थी कि क्रांतिकारी आते हैं, स्वयं क्रांति करके बचकर निकल चले जाते हैं, आम जनता इसमें पिसती है। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अब की बार भागेंगे नहीं, सरेंडर करेंगे। इन्होंने सरेंडर किया। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वाले भी आ गए, इनसे बम का फार्मूला पूछने लगे। इन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बम के फार्मूले बताए। इन्होंने सोचा कि मीडिया वाले अपने न्यूज़पेपर में बम बनाने के फार्मूलों को पब्लिश करेंगे और फिर आम जनता इस फार्मूले को पढ़कर बम बनाने लगेगी, अंग्रेजों पर बम मारेगी, अंग्रेज भाग जाएंगे। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। चलिए बच्चे 8वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? Who among the following was not involved in the Quit India movement? A. महात्मा गांधी, बी. सरदार पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. बी आर अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? समीर बता दिए हैं आंसर, समीर का आंसर आ गया बच्चे। सर फिर अंग्रेज मीडिया ने बम के फार्मूला अखबार में छापा। यस बिल्कुल बच्चे, जितने भी मीडिया थे अगले दिन न्यूज़पेपर में बम बनाने के फार्मूले छाप दिया था। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है, समीर सिंह का आंसर सही है। डी पार्ट बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। चूंकि आपको पता है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू सभी कांग्रेस नेता थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन में वैसे कोई नेता नहीं था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन नेता के बिना लड़ा गया था ना, लीडरलेस मूवमेंट था। इसमें कोई नेता नहीं था, जितने भी नेता थे वे सब अरेस्ट कर लिए गए थे। एकमात्र नेता थी अरुणा आसफ अली, बाकी सब अरेस्ट कर लिए गए थे। अंबेडकर तो थे ही नहीं, अंबेडकर और गांधी में बनती नहीं थी बच्चों। चलिए 9th क्वेश्चन देखें। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of Congress at the time of India's independence? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। समीर और एहना सिंह दोनों लोगों के आंसर सही हैं। आंसर बच्चे सी पार्ट करेक्ट है, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी होगा, जीबी नहीं, जेबी कृपलानी। तो उस समय जेबी कृपलानी बच्चे, उस समय जेबी कृपलानी आईएनसी प्रेसिडेंट थी, बिल्कुल सही है। लेकिन जब अधिवेशन बुलाया गया तो इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके स्थान पर बाद में बने थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? Who made the demarcation between Indian Pakistan? समीर, ओके बिल्कुल सही है समीर आपका आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरियल रेडिक्लिफ, सर स्टेफोर्ड क्रेप्स और डी लॉरेंस को दिया है। तो बच्चे बी पार्ट बिल्कुल सही है, एहना सिंह,
और समीर, दोनों लोगों के आंसर सही है। रेड क्लिफ लाइन आज भी इंडियन पाकिस्तान के बीच है, इंटरनेशनल लाइन है बच्चे, सभी जानते हैं इसको। रेड क्लिफ इंडियन पाकिस्तान के बीच है ना। मैकमोहन लाइन इंडियन चाइना के बीच है। मैकमोहन लाइन यह इंडियन चाइना के बीच है, इंडियन चाइना के बीच है, लेकिन चाइना भी नहीं मानता है और कहीं कहीं पाकिस्तान जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं मानता है। तो सर रेड क्लिफ को यह जिम्मेदारी दिया गया था। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, महात्मा गांधी कंपोज्ड हिंद स्वराज व्हेन ही वाज, अहमदिया इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ट्रेवलिंग बाय शिप फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, was in Sabarmati Ashram, was traveling from England to South Africa by ship, was leading the Champaran movement। तो बी पार्ट आप बता रहे हैं समीर, लेकिन समीर आंसर इसका सी पार्ट होगा। इसमें सी पार्ट, जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे ना, उस समय हिंद स्वराज की रचना किया था। गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, आप सभी जानते हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका काफी लंबे समय तक बिताया था। 1893 में गए थे और यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे बच्चे। तो इस तरह से लगभग 22 वर्ष तक गांधी साउथ अफ्रीका में बिताया था। जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे उस समय इन्होंने इसकी रचना किया था। हालांकि से इंडिया आए थे, फिर ये साउथ अफ्रीका गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से ये इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से फिर साउथ अफ्रीका गए और बीच में फिर एक बार इंडिया आए थे अपनी वाइफ को लिवा जाने के लिए। तो गांधी 9 जनवरी 1915 को इंडिया दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, इसलिए 9 जनवरी को बच्चे NRI डे होता है। NRI डे, अप्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया लौट के आए थे। तो जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे बच्चे, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड इंडियन लिबरल फेडरेशन? SN बनर्जी ने, CR दास ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने? तो बताइए बच्चे, केवल हमारे पास समीर का आंसर आया है, ehna के भी आंसर आ गए भाई, ehna सिंह के भी आंसर आ गए। तो बच्चों और बच्चे भी आंसर दीजिए, बाकी बच्चे आंसर दे नहीं रहे हैं। वैसे ehna सिंह के आंसर करेक्ट है, लेकिन समीर SN CR दास नहीं होगा बच्चे, SN बनर्जी ठीक है, अर्थात ए पार्ट करेक्ट आंसर है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने बच्चों 1905-6 में एक आंदोलन चलाया था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। यह आंदोलन इनका चला था। बिल्कुल बच्चे, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। महात्मा गांधी, इनका तो बहुत बड़ा रोल था। 1924 में बेलगांव सेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। चंद्रशेखर आजाद बच्चे 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था दिल्ली में, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन दिल्ली में किया था। भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। चलिए 13वें का क्वेश्चन आंसर बताइए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, मैगजीन
पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज? ऑप्शन है नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज। तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका जो प्रकाशित किया था, समीर कुमार के आंसर सही है बच्चे। समीर कुमार बी पार्ट बता रहे हैं, इंडियन ओपिनियन, और यही आंसर करेक्ट है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। बाकी बच्चे दक्षिण अफ्रीका में अहना सिंह का भी आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है आपका भी। दक्षिण अफ्रीका में बच्चों इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। नटाल कांग्रेस 1904 में गांधी ने बनाया था और इसी समय यह पत्रिका इन्होंने निकाला था। और इसके अलावा गांधी ने फिनिक्स हाउस बनाया था। फिनिक्स हाउस यह भी साउथ अफ्रीका में पब्लिक वेलफेयर के लिए। एक और हाउस बनाया था टॉलस्टॉय हाउस, यह भी साउथ अफ्रीका में इन्होंने बनाया था, टॉलस्टॉय हाउस। तो इस तरह से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह भी चलाया था 1906 में। फर्स्ट सत्याग्रह गांधी ने चलाया था बच्चे, फर्स्ट सत्याग्रह यह भी साउथ अफ्रीका में गांधी ने चलाया था। गोरे और कालों में भेदभाव के खिलाफ इन्होंने चलाया था। इंडिया में आने के बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले चलाया इंडिया में। चलिए 14th का आंसर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? with whom did Gandhi ji sign the pact at the culmination of the civil disobedience movement in 1930? लॉर्ड इरविन से, लॉर्ड लिथगो से, लॉर्ड वेवेल से या लॉर्ड कर्जन से? समीर ए पार्ट बता रहे हैं और ए पार्ट बिल्कुल सही है। अहना सिंह बच्चे ए पार्ट, लॉर्ड इरविन इस समय वाइसरॉय था। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 तक था। लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944 तक था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन था। तो इरविन के साथ समझौता किया था बच्चे। इसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसको 1931 वैसे याद रखिएगा, क्योंकि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया था तो 1930 में चलाया था। यह आंदोलन गांधी का 6 अप्रैल 1930 को चला था बच्चे, लेकिन इस आंदोलन की वजह से यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता ये था बच्चे, इस समझौते के द्वारा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सस्पेंड कर दिया और इंग्लैंड सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेने के लिए इंडिया से इंग्लैंड गए थे। शर्त यही थी ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि आप अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टॉप कर दीजिए, इंग्लैंड में जाइए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। महात्मा गांधी मान गए। कुछ शर्तें लॉर्ड इरविन ने भी गांधी की स्वीकार कर लिया था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जिन क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया गया था, जिनकी जमीनें छीन ली गई थीं, वे जमीनें लौटा दी जाएंगी, उन क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया जाएगा और उसके बदले में गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन सस्पेंड करके इंग्लैंड में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाएंगे। अब देखिए, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था बच्चे। लंदन के रॉयल गैलरी में, हाउस ऑफ लॉर्ड की रॉयल गैलरी में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। 3
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? पहला हुआ था 1930 में, गांधी नहीं गए क्योंकि सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। दूसरा 1931 में बुलाया गया, गांधी गए लेकिन उदास होकर लौट आए। तीसरा 1932 में हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में होना क्या था? साइमन कमीशन रिपोर्ट पर बहस के लिए बुलाया गया था। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, उसकी रिपोर्ट पर बहस के लिए लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से केवल सेकेंड में गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन बच्चे यही थे। एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से, एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से, और बी आर अम्बेडकर इनकी पार्टी थी बच्चे। बी आर अम्बेडकर की पार्टी का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस पार्टी की तरफ से बी आर अम्बेडकर गए थे। गांधी कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे, लेकिन बात बन नहीं पाई, उदास होकर लौट आए थे। तो लीजिए अगला क्वेश्चन 15th में देखें। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of All India Harijan Sangh in the year 1932? A. महात्मा गांधी, B. बी आर अम्बेडकर, C. जगजीवन राम, D. विनोबा भावे। समीर बी पार्ट को बता रहे हैं, लेकिन समीर आंसर ए पार्ट होगा बच्चे। महात्मा गांधी थे इसमें। ehna सिंह बिल्कुल ए पार्ट करेक्ट है। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया था। चूंकि बी आर अम्बेडकर को हरिजन शब्द से नफरत था बच्चों, गांधी ने हरिजन शब्द दिया था। अम्बेडकर कहते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग हरिजन हैं तो आप कहां से आए हैं। इसलिए अम्बेडकर की पार्टी का नाम अभी आपको पीछे बताए हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। यह बी आर अम्बेडकर की पार्टी का नाम है। ऑल इंडिया अनुसूचित जाति संघ है। हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी ने किया है। गांधी ने हरिजन नामक एक पत्रिका भी छापा था। शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहा था इसीलिए क्योंकि 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने बी आर अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड दे दिया था। कम्युनल अवार्ड बोले तो सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसके द्वारा बी आर अम्बेडकर को इंडिया में शेड्यूल कास्ट का नेता बनाया गया था। शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व अम्बेडकर को दिया गया था और शेड्यूल कास्ट की सीटें कम्युनल अवार्ड के अंडर में रिजर्व कर दिया। गांधी ने इस बात को लेकर यरबदा जेल में 21 दिन का फास्ट रखा। गांधी की हालत जब खराब होने लगी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो अंबेडकर और गांधी में समझौता हो गया, जिसको आप पूना पैक्ट कहते हैं। 24 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड को कम करने के लिए गांधी अंबेडकर के बीच में पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ था। गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें यही था पूना पैक्ट में कि शेड्यूल कास्ट की सीटें बढ़ा दो, शेड्यूल कास्ट की सीटें बढ़ा करके उन सीटों को रिजर्व कर दो। जिस राज्य में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है, उनके जनसंख्या के हिसाब पर शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व करके उनकी संख्या सीटें बढ़ा दीजिए। लेकिन केवल एक पार्टी, एक व्यक्ति को शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व मत दो, बल्कि सभी दलों को, सभी पार्टियों को शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व दो। उस आरक्षित सीट से सभी दल अपने अपने शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को इलेक्शन में लड़ाएं। जिसका कैंडिडेट इलेक्शन में जीते वह विधानसभा में जाए। लोकसभा में तो लोकसभा और विधानसभाओं में जहां शेड्यूल कास्ट की संख्या है, वहां सीटें रिजर्व कर दी गई, जिसको बाद में संविधान में अम्बेडकर ने ले लिया था बच्चों। तो यही था ये सारी कथा। आइए 16th क्वेश्चन आप देखें।
21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहां की गई थी? कहां की गई थी? where in October 21st Azad Hind government 21st 1943 Azad Hind government of independent India was announced. ए सिंगापुर में, बी रंगून में, सी जकार्ता में, डी बैंकॉक में। तो बच्चे सिंगापुर, रंगून, जकार्ता, बैंकॉक में इसको सुभाष चंद्र बोस ने घोषित किया था। बिल्कुल आपने सही आंसर बता रहे हैं बच्चे, ए पार्ट सिंगापुर। बिल्कुल दोनों बच्चों ने सही आंसर बताए, दो ही बच्चे आज आंसर दे रहे हैं। वेदांत का आंसर नहीं आ रहा है आज। तो 21 अक्टूबर 1943 को बिल्कुल सही है। 21 अक्टूबर 1943 को एससी बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बच्चे यहीं पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट अस्थायी सरकार का गठन किया था और यहीं पर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। और फिर एससी बोस यहां से अपनी सेना लेकर अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया था। अंडमान निकोबार जापान ने एससी बोस को दे दिया था क्योंकि जापान के पास था अंडमान निकोबार। फिर उसके बाद एससी बोस सिंगापुर से अंडमान निकोबार, वहां से फिर रंगून पर कब्जा जमा लिया था। रंगून में 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नाम एक रेडियो प्रसारण किया था। राष्ट्रपिता कहा उनको, गांधी को एससी बोस ने राष्ट्रपिता कहा था बच्चों। कब? 6 जुलाई, इस डेट को 1944 को रंगून रेडियो प्रसारण से राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन एससी बोस ने गांधी को कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए बच्चों 17 नंबर के क्वेश्चंस को आप बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर आपको बताना है। तो समीर के आंसर आ गए हैं। समीर ने सी पार्ट को आंसर बताया है, सी आर इटली को बता रहे हैं। तो बाकी भी बच्चे बताइए। ehna सिंह के सी पार्ट आंसर हैं, समीर के भी सी पार्ट हैं, लेकिन बच्चे इसका आंसर बी पार्ट होगा। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था जिस समय भारत फ्री हुआ। तो विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, सॉरी, जिस समय भारत फ्री हुआ उस समय नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाया था? क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने कब चलाया? तो 1942 में 8 अगस्त को लॉन्च किया था। तो विंस्टन चर्चिल थे इस समय। और इसी विंस्टन चर्चिल ने 1932 में गांधी को हाफ नेकेड फकीर कहा था। तब वो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था बच्चे, विंस्टन चर्चिल उस समय पार्लियामेंटेरियन था। जब गांधी इंग्लैंड गए थे सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेने, उस समय विंस्टन चर्चिल ने गांधी को हाफ नेकेड फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। और बाकी सी आर इटली जो था, क्लेमेंट इटली, ये जब भारत फ्री हुआ तब था, 1947 में सी आर इटली थे। तो अगर आपसे पूछें क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, तो विंस्टन चर्चिल थे। इंडिया जब फ्री हुआ तो तब कौन सा मूवमेंट हुआ था? जब इंडिया फ्री हुआ उस समय कोई आंदोलन नहीं था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई और अंग्रेज इंग्लैंड जाने को तैयार हो गए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था,
इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर CR एटली ने घोषणा किया था, कब? 20 फरवरी 20 फेब 1947 को CR एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा किया कि जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। यानी प्राइम मिनिस्टर घोषित किया था कि जून 1948 तक छोड़ के जाएंगे, लेकिन माउंटबेटन 47 में ही चला गया। हाला वाइसरॉय कंटिन्यू किया। आगे देखिए, 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? Who presided over the Delhi session of Indian National Congress in 1947? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल समीर अहना सिंह का आंसर सही है। बी पार्ट राजेंद्र प्रसाद थे बच्चे उस समय। यानी स्वतंत्रता के बाद INC के अध्यक्ष ये बने थे। ये उस समय बने जब दिल्ली सेशन बुलाया गया था बच्चे। हाँ बिल्कुल, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब इंडिया फ्री हुआ, फ्रीडम के समय यही थे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बना दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में दिसंबर में होता था ना, तो दिसंबर में ये था। दिसंबर 1947 में इनको बना दिया गया था, और अगस्त में जब फ्री हुआ तब JB कृपलानी थे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ए हरिपुर में, बी पटना में, सी रांची में, डी भागलपुर में। In which city did the 1938 session of INC was take? ehna सिंह ठीक है, वेरी गुड, और समीर का भी ठीक है। 1938 में हरिपुर सेशन बुलाया गया था, बिल्कुल सही है। ये पार्ट हुआ था बच्चे, और आप सभी जानते हैं हरिपुर सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, और 1939 में फिर से अध्यक्ष बनना चाहते थे। 1939 का सेशन त्रिपुरी में होना था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है बच्चे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1939 में त्रिपुरी सेशन में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। इस अधिवेशन में SC बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। पट्टाभी सीतारमैया ये गांधी के नामांकित उम्मीदवार थे। पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो गांधी के नामांकित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए बच्चे, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। पर्पज ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। बी पतना बच्चे, इसका आंसर डी पार्ट करेक्ट होगा। improving relations between the Indian government and the state, यानी गवर्नमेंट का राज्यों के साथ संबंध सुधार था। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। बटलर कमेटी 1927 में यह राज्य और केंद्र के बीच संबंध सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। Was the leader of Quit India movement? ehna सिंह। बच्चे देखिए, अगर ऐसा आंसर आए, ऑप्शन आए BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी,
इनमें से कोई नहीं, तो डी पार्ट होगा। इस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। यही एकमात्र नेता बचे थे, बाकी सब अरेस्ट कर लिए गए थे। गांधी जेल में, नेहरू जेल में, सभी नेशनल लीडर जेल में, केवल एक नेता बची, अरुणा आसफ अली। इसलिए आप जानते हैं 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट आप सभी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसको कहा गया है लीडरलेस मूवमेंट। क्या कहा गया है? नेतृत्व विहीन आंदोलन, बिना नेता का यह आंदोलन था। सभी नेता अरेस्ट कर लिए गए थे, एक नेता बची थी, अरुणा आसफ अली। इसलिए आम जनता ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी थी और जहां भी अंग्रेजों को पाए वहां मारकाट करने लगे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? हु गेव द मंत्र ऑफ डू और डाई? पीसी रॉय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी? बिल्कुल समीर, अहना सिंह, दोनों के आंसर सही हैं भाई। तो इसके आपके आंसर हैं महात्मा गांधी ने। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था। इनका मकसद था या तो हम फ्रीडम लेकर रहेंगे या फिर फ्रीडम के लिए मर जाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं। आइदर वी विल गेट द फ्रीडम और वी विल डाई फॉर फ्रीडम, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। ये इनका मेन उद्देश्य था। चलिए 23rd में आप देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? Who among the following presided over the Karachi session of Indian National Congress in 1931? A. Jawaharlal Nehru, B. J.M. Gupta, C. S.C. Bose, D. वल्लभ भाई पटेल? तो बी पार्ट आप बता रहे हैं अहना सिंह, लेकिन बच्चे इसका आंसर आपको बताएं कि वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में, कराची सेशन में, फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास किया गया था। फंडामेंटल राइट्स, यह प्रस्ताव पारित किया गया था बच्चे। अच्छा, पहले वाले एक आपने बोला था, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यह प्रस्ताव कांग्रेस के कराची सेशन में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लाया गया था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स का अधिकार लाया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चे। 24th क्वेश्चन देखें। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन। मेन रीजन फॉर बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज प्रीमेच्योर अपॉइंटमेंट, ऑल मेंबर्स वर इंग्लिशमैन, चेयरमैन बिलोंग टू ब्रिटिश लिबरल पार्टी, गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समीर बिल्कुल सही है बच्चे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी बी पार्ट बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन 1928 और 1929 दो बार यह भारत आया था, ट्वाइस केम टू इंडिया। और अगर आपसे ये कहा जाए कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, तो साइमन कमीशन का एम था बच्चे टू रिव्यू मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड, टू रिव्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यह इसका मेन मकसद था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ मेजर रोल? ऑप्शन है बिजोलिया मूवमेंट, डांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। लाठी खाए थे, बिल्कुल बच्चे समीर, बारदोली सत्याग्रह डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो बारदोली सत्याग्रह यह 1928 में चला था। इसी समय इनको सरदार की टाइटल इसको बच्चे गिवन बाई वुमेन ऑफ बारदोली, यह टाइटल बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बाद में महात्मा गांधी ने भी इनको कहा था, बाद में इनको महात्मा गांधी ने सरदार कहा था। तो इस तरह बारदोली सत्याग्रह किसानों के लिए था। इसमें किसानों की फसल फेल हो गई, लगान माफ नहीं किया, इसलिए सरदार पटेल के पास ही लोग आए। सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया और बारदोली सत्याग्रह के बाद 20% किसानों के लगान माफ किए गए थे। गांधी इसी आंदोलन से लाइमलाइट में आए थे बच्चों। तो बच्चे ये आपका जो बैच चल रहा है टारगेट बैच एक आने वाला है आपका, तो प्रैक्टिस बैच है 120 प्लस आवर्स का लाइव इंटरेक्टिव क्लास, 10 घंटे लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन है, 100 प्लस पीडीएफ नोट्स हैं, कोर्स वैलिडिटी लाइफ टाइम तक का है, फी मात्र 999 तक का है। बाकी CUET इसके लिए बच्चे तैयारी चल रही है हमारे यहाँ, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के हैं, साइंस और नॉन साइंस दोनों मीडियम के लिए। UPSSC पेट कंप्लीट बैच आ रहा है बच्चे, ये UPSSC कंप्लीट बैच, और 300 प्लस आवर्स ऑफ लाइव इंटरेक्टिव होगा इसमें, 20 घंटे आवर्स लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा, 1 to 50 डाउनलोड PDF स्टडी मटेरियल होगा, कोर्स वैलिडिटी लाइफ टाइम तक की है, 1999 इसका फी है, 9 मई को बैच आ रहा है ये। बाकी ये आप ई बुक है, इसको आप अपलोड करके पढ़ सकते हैं, रीजनिंग का भी, ये ग्राम समाज एवं विकास का भी है, और ये फ्री करंट अफेयर्स आपको ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में अगर होता है तो आगे की क्लास में आपको फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए आप बस इतना ही आज, नेक्स्ट सेशन में आपको आगे की तरफ पढ़ाएंगे बच्चों। ओके, थैंक यू अहना सिंह, समीर, मोहिनी सक्सेना, सभी को धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।